हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग हब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम सरिता रॉय और हम लोग आज इस लेक्चर में प्रोकार्योटिक सेल के सभी कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में प्रोकार्योटिक सेल के बारे में पढ़ा था कि प्रोकार्योटिक सेल सिर्फ किंगडम मोनेरा में देखने को मिलता है और किंगडम मोनेरा का मेन मेंबर कौन है? बैक्टीरिया, जीवाणु। तो जब कभी भी हम लोग प्रोकार्योटिक सेल पढ़ते हैं, हम लोग इनडायरेक्टली बैक्टीरियल सेल को ही पढ़ रहे होते हैं। यहां तक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। यहां से आपका प्रोकार्योटिक सेल शुरू होता है। प्रोकार्योटिक सेल में बाहर की ओर टोटल 3 लेयर पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकेलिक्स है और ये ग्लाइकोकेलिक्स पेप्टाइड प्लस दैट मीन्स प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। प्रोकार्योटिक सेल में ग्लाइकोकेलिक्स से अंदर की तरफ सेल वॉल दैट इज कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि प्रोकार्योटिक सेल का सेकंड आइनर मोस्ट लेयर है, दूसरी सबसे भीतरी परत है। और सेल वॉल पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली पाई जाती है और यह कोशिका झिल्ली लिपिड के 2 लेयर से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन यह तीनों मिलकर सेल इन्वेलप फॉर्म करता है। सेल इन्वेलप को हिंदी में कोशिका आवरण कहते हैं और यह कोशिका आवरण प्रोकार्योटिक सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए बैक्टीरियल सेल खराब से खराब सिचुएशन में भी खुद को जीवित रख लेता है। पिछले लेक्चर में हमने ग्लाइकोकेलिक्स के दोनों फॉर्म को डिस्कस भी किया था। अगर ग्लाइकोकेलिक्स थिक है, टफ है, तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? तो वो कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। वहीं अगर ग्लाइकोकेलिक्स लूज है या चिपचिपा है, स्टिकी है, तो वो स्लाइम लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन जो है यह सिर्फ प्रोकार्योटिक सेल में सिर्फ जीवाणु कोशिका में देखने को मिलता है। और सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली का विस्तार। और यह कोशिका झिल्ली का विस्तार 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक है मीजोजोम और दूसरा है क्रोमेटोफोर। हम लोग सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन कोशिका झिल्ली के विस्तार को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि है मीजोजोम। मीजोजोम क्या है? मीजोजोम कोशिका झिल्ली का विस्तार है सेल के भीतर की तरफ, सेल के भीतर की तरफ। ये क्वेश्चन कभी कभी स्टेटमेंट टाइप में आ जाता है कि बताइए, ऐसा लिखा होगा कि एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स इनसाइड सेल, और एक और स्टेटमेंट होगा टुवर्ड्स आउटसाइड सेल। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि मीजोजोम क्या है? कोशिका झिल्ली का विस्तार सेल के भीतर की तरफ। ठीक। मीजोजोम का क्या काम है? मीजोजोम का प्रोकार्योटिक सेल में क्या काम है? मीजोजोम क्या करता है? सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है और डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है, डीएनए प्रतिकरण में मदद करता है। जो मीजोजोम है इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी एंजाइम और कौन से ऑर्गेनेल्स में देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऐसे कौन से कोशिका अंग हैं जो प्रोकार्योटिक सेल में पाए जाते हैं और मीजो और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं? किसकी तरह काम करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर मीजोजोम होगा। जो सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है, जो कोशिका झिल्ली के विस्तार है, ये क्या करती है? यह सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। ठीक।
एक और तरह का कोशिका झिल्ली का विस्तार है जिसे क्रोमेटोफोर कहा जाता है। यह मीजोजोम के तरह ही दिखता है, लेकिन इसके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट है। अब अगर पिगमेंट्स प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? यह फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। जो क्रोमेटोफोर है, यह सभी तरह के जीवाणु में देखने को नहीं मिलता। यह सिर्फ किस में देखने को मिलता है? यह सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को पढ़ा। ये एक्सटेंशन दो तरह का होता है, एक होता है मीजोजोम और दूसरा होता है क्रोमेटोफोर। आगे क्या है? सरफेस स्ट्रक्चर, सतह संरचना। जो प्रोकार्योटिक सेल है, जीवाणु कोशिका है, इसमें तीन तरह के सतह संरचना देखने को मिलते हैं, जो है फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रियाई। ठीक, हम फ्लैजिला को डिस्कस करेंगे। जो फ्लैजिला है, यह प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल दोनों तरह के सेल में देखने को मिलता है। फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला क्या है? एक तरह का सतह संरचना जो कि दोनों तरह के सेल, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में देखने को मिलता है। फ्लैजिला जो है, यह तीन यह तीन पार्ट से बना है। एक है बेसल बॉडी, दूसरा है हुक और तीसरा है फिलामेंट। जो बेसल बॉडी है, यह कोशिका झिल्ली से जुड़ी रहती है। ठीक, और जो हुक और फिलामेंट है, यह कोशिका झिल्ली के बाहर होती है या सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। जो फिलामेंट है, यह इन तीनों में सबसे लंबा पार्ट होता है और यही फिलामेंट प्रोकार्योटिक सेल में फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से बना होता है और यूकार्योटिक सेल में ट्यूब्युलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फ्लैजिला का प्रोकार्योटिक सेल में क्या काम है। फ्लैजिला जो है, यह प्रोकार्योटिक सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करती है, गति प्रदान करती है। अगर किसी सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट है अगर किसी सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उस सेल को हम लोग मोटाइल सेल कह देते हैं। और किसी सेल में फ्लैजिला एब्सेंट है, फ्लैजिला नहीं है, तो उस सेल को हम लोग नॉन मोटाइल सेल कहते हैं। अब इस फ्लैजिला का क्या काम है? मान लो कि पानी में मैंने एक नॉन मोटाइल सेल रख दिया, ठीक, और पानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, पानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक नॉन मोटाइल सेल रख दिया जिसके पास फ्लैजिला नहीं है। तो अब इस नॉन मोटाइल सेल को पानी के बहाव के साथ ही चलना पड़ेगा। ठीक, वही मैंने एक ऐसा सेल रखा है जिसके पास क्या है? फ्लैजिला है। तो अब ये फ्लैजिला की मदद से पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। हमारे प्रोकार्योटिक सेल में दो और सतह संरचना देखने को मिलता है, जो कि है पिलाई और फिम्बड़ी। और यह सतह संरचना सिर्फ और सिर्फ प्रोकार्योटिक सेल में ही, जीवाणु कोशिका में ही देखने को मिलता है। जो पिलाई है, यह लॉन्ग ट्यूब्युलर शेप का होता है, लंबी नालिका आकार के जैसा होता है। और वहीं जो फिम्ब्रियाई है, या ब्रिशल शेप का होता है, ब्रिशल आकार जैसा होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमारे टूथब्रश में प्रेजेंट होता है। जो पिलाई और फिम्ब्रियाई है, यह जीवाणु कोशिका को मूवमेंट में कोई मदद नहीं करता। यह जीवाणु कोशिका को गति प्रदान बिल्कुल नहीं करता है। तो ये क्या करता है? यह जीवाणु कोशिका को सरफेस से जुड़े रहने में मदद करता है, सरफेस से अटैचमेंट में मदद करता है। अब अगला ऑर्गेनल्स क्या है? इंक्लूजन बॉडी क्या है? एक तरह का कोशिका अंग है जिसके पास झिल्ली नहीं पाया जाता। अब झिल्ली नहीं है तो यह साइटोप्लाज्म में, तो यह कोशिका द्रव में ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही रखा हुआ मिलेगा। ठीक, इंक्लूजन बॉडी का प्रोकार्योटिक सेल में क्या काम है? यह क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है।
कोई भी फूड मटेरियल अगर हमें स्टोर करना है तो प्रोकार्योटिक सेल में वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर रहता है, या क्या करता है, संचित पदार्थ का एकत्रीकरण करता है, संचित पदार्थ को, रिजर्व फूड मटेरियल को एक जगह एकत्रित करके रखता है। हमारी एनसीईआरटी में इंक्लूजन बॉडी का कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट के कण, फॉस्फेट के कण, सल्फर के कण, साइनोफेशियन के कण और गैस वैक्यूल्स। जो गैस वैक्यूल है यह 3 तरह के बैक्टीरिया में देखा जाता है। कौन कौन सा? एक है साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, दूसरा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, और एक है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। जो गैस वैक्यूल है यह इन तीनों बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। कौन कौन सा? साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ठीक। अब अगला ऑर्गेनिज्म है हमारा राइबोसोम। जो राइबोसोम है यह एक तरह का कोशिका अंग है जिसके पास मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता है। और राइबोसोम भी दोनों तरह के सेल में मिलते हैं, प्रोकार्योट में भी मिलते हैं और यूकार्योटिक सेल में भी मिलते हैं। जो राइबोसोम का साइज है ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये है 15 से 20 नैनोमीटर का, और ये ग्रैन्युलर होता है। ये क्या होता है? दानेदार होता है, ग्रैन्युलर होता है। अब इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है तो ये भी प्रोकार्योटिक सेल में ऐसे ही रखा हुआ मिलेगा। यह रासायनिक रूप से आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो राइबोसोम होता है इसका 2 टाइप होता है, एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा है 80S राइबोसोम। हमारे प्रोकार्योटिक सेल में 70S राइबोसोम मिलता है और यूकार्योटिक सेल में 80S राइबोसोम मिलता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये एस क्या है? एस है एक तरह का कांस्टेंट है जिसे सेडवर्क्स कांस्टेंट कहते हैं। यह क्या करता है? राइबोसोम का डेंसिटी और साइज मापने में काम आता है। हम लोग प्रोकार्योटिक सेल के राइबोसोम को डिस्कस करेंगे। प्रोकार्योटिक सेल में कौन सा राइबोसोम मिलता है? 70S राइबोसोम मिलता है और यह 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक है स्मॉल सब यूनिट जो कि 30S आरआरएनए से मिलकर बना होता है और एक है लार्ज सब यूनिट जो कि 50S आरआरएनए से बना होता है। ये राइबोसोम का प्रोकार्योटिक सेल में जीवाणु कोशिका में क्या काम है? यह क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। अब क्या है? हमारे प्रोकार्योटिक सेल में 2 तरह के ऐसे ऑर्गेनेल्स मिलते हैं जिनके पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जिनके पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और ये कौन है? ये है प्लाज्मिड और है न्यूक्लियोइड। जो प्लाज्मिड है इसके पास क्या होगा? इसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा और न्यूक्लियोइड के पास भी क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। दोनों ही कोशिका अंग के पास मेम्ब्रेन नहीं होगा, दोनों ही कोशिका अंग के पास क्या नहीं होगा? झिल्ली नहीं होगा, मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो ये दोनों कोशिका अंग आपको कोशिका द्रव में ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे, ऐसे ही पड़े मिल जाएंगे। ठीक। अब क्या है कि प्लाज्मिड प्लाज्मिड जो है इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या करता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या करता है? या प्रोकार्योटिक सेल को एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है। या प्रोकार्योटिक सेल के या प्रोकार्योटिक सेल के या प्रोकार्योटिक सेल के लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं है। ठीक। यह प्रोकार्योटिक सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। ये क्या करता है? सिर्फ इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होगा यह सिर्फ एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर देगा, जैसे कि बैक्टीरियल सेल को एंटीबायोटिक से बचाने का कैरेक्टर,
ठीक, ये सभी कौन देता है? ये प्लाज्मिड देता है। वही जो न्यूक्लियोइड के पास जीनोमिक डीएनए होगा, ये क्या करता है? यह बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। और बैक्टीरिया के जितने भी लाइफ एक्टिविटीज होंगे, जितने भी जीवन क्रिया होंगे, यह किसके कंट्रोल में होंगे? यह न्यूक्लियोइड के कंट्रोल में होंगे। ठीक, अब जो प्लाज्मिड है, यह यह क्या करता है? यह इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर जाता है, स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट कर जाता है। मतलब कि ये सेल में रखा हुआ है और ये रेप्लिकेट करके अपना दो कॉपी बना लेता है। ठीक, वही जो न्यूक्लियोइड होता है, यह तभी रेप्लिकेट करेगा जब सेल डिवीजन होना होगा। और ये क्या करेगा? ये अपना दो कॉपी बनाएगा। यह क्या करेगा? अपना दो कॉपी बनाएगा और एक एक कॉपी सेल डिवीजन होने पर डॉटर सेल में भेज देगा। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास क्या है? जिनके पास जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। प्लाज्मिड के पास जो जेनेटिक मटेरियल है, वो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। वही जो न्यूक्लियोइड के पास जेनेटिक मटेरियल है, ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी है और बैक्टीरिया के सभी एक्टिविटीज को, जीवाणु कोशिका के सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल रखता है। हमने प्रोकार्योटिक सेल में सबसे बाहरी लेयर देखा था ग्लाइकोकेलिक्स, और ग्लाइकोकेलिक्स का दो फॉर्म भी पढ़ा था, एक है कैप्सूल और दूसरा है स्लाइम लेयर। ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर था सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर था सेल मेम्ब्रेन। यह तीनों लेयर मिलकर सेल इन्वेलप बनाती थी और यह सेल इन्वेलप जीवाणु कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती थी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म में जो कोशिका अंग है उसे पढ़ा। हमने इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ा, राइबोसोम के बारे में पढ़ा, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा और न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ा। फिर हमने सरफेस स्ट्रक्चर को भी देखा था। सरफेस स्ट्रक्चर मतलब सतह पर पाई जाने वाली संरचना। और प्रोकार्योटिक सेल में जीवाणु कोशिका में तीन तरह की सतह संरचना देखी जाती है। एक है फ्लैजिला, दूसरा है पिलाई और तीसरा है फिम्ब्रियाई। यहाँ हम प्रोकार्योटिक सेल के डायग्राम को डिस्कस करेंगे। सबसे बाहर पाए जाने वाला ये लेयर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हमने ग्लाइकोकेलिक्स कहा है। उसके अंदर हमने पढ़ा था सेल वॉल। ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर क्या है? सेल वॉल। और सबसे आइनर मोस्ट, सबसे अंदर पाए जाने वाला लेयर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। फिर हमने कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंग को पढ़ा था। हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा। राइबोसोम क्या है? छोटा छोटा दानेदार स्ट्रक्चर जो कि क्या करता था? प्रोकार्योटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस करता था, प्रोटीन बनाता था। फिर हमने प्लाज्मिड को भी पढ़ा जो कि साइटोप्लाज्म में मिलेगा। इसके पास भी क्या है? इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। फिर हमने न्यूक्लियोइड के बारे में भी पढ़ा था। न्यूक्लियोइड क्या है? जीनोमिक डीएनए जो कि जीवाणु कोशिका के सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखता है। ठीक, फिर हमने सतह पर पाई जाने वाली संरचना को पढ़ा जिसमें क्या था? फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई छोटे छोटे ब्रिशल लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर, क्या है ये? फिम्ब्रियाई। ठीक, तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल। ठीक, क्या प्रोकार्योटिक सेल में अभी तक हमने कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखा है? क्या हमें कोई भी ऐसा कोशिका अंग देखने को मिला जिसके पास क्या है? झिल्ली हो? तो नहीं। प्रोकार्योटिक सेल में हमने कोई भी ऐसे ऑर्गेनेल्स को नहीं देखा जिसके पास झिल्ली हो। ठीक, उसके बाद हमें इसमें दो तरह के ऑर्गेनेल्स मिले जिनके जिनके पास क्या था? जिनके पास जेनेटिक मटेरियल था। जिसमें से जीनोमिक डीएनए किसके पास प्रेजेंट है? जिसमें से जीनोमिक डीएनए न्यूक्लियोइड के पास प्रेजेंट है। फिर हमने तीन तरह के
सरफेस स्ट्रक्चर देखने को मिले थे, जिसमें है फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रियाई। जो फ्लैजिला है ये दोनों तरह के सेल में देखने को मिलता है, प्रोकार्योटिक सेल में भी देखने को मिलता है और यूकार्योटिक सेल में भी देखने को मिलता है। वहीं जो पिलाई और फिम्ब्रियाई है यह सिर्फ प्रोकार्योटिक सेल में पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पूरा प्रोकार्योटिक सेल को समाप्त किया है। अगले लेक्चर में हम लोग यूकार्योटिक सेल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।